सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि चैनल की रीच बिल्कुल बुरी तरीके से डाउन हो चुकी है और व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। और रिसेंट की एक वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे बताया कि वीडियो डालने के बाद उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, जबकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर रखा है। सबसे पहले मैं इन सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बताया। इसके बाद आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप में से भले जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, एटलीस्ट मेरे लिए एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। शायद इससे रीच पर थोड़ा फ़र्क पड़े। आपके लिए शायद ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं होगा, बट मेरी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे बता सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मनीष है और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। साथ ही साथ पैरानॉर्मल चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरे गुरुजी हैं जो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के ज़रिए ऐसी कई सारी विधियाँ सिखाते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट आम लोगों से ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों के संपर्क में आ सकता हूँ, उन्हें समझ सकता हूँ। अपने साथ घटे कुछ इंसिडेंट मैंने आपको पहले ही बताए हैं। आज ऐसे ही आपको 2 इंसिडेंट और बताने वाला हूँ। बढ़ते हैं पहली घटना की तरफ। जगदीश को मैं अपने कॉलेज के दिनों से जानता था। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढता था और हर चीज़ को अपना 100% देता था। वो एक काफ़ी ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति भी था, जो कि दिन में हमेशा आधे से 1 घंटा पूजा करने में बिताता था। उसके गुरुजी थे जिनकी एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम उसके पास थी, जो कि कांच के फ्रेम के साथ उसके घर की दीवार पर लगी हुई थी। ग्रेजुएशन होने के बाद हम सभी लोगों से कहीं जल्दी जगदीश के प्रमोशन हुए और उसे अच्छी जॉब मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्टेबल था। उस टाइम पर वो शादी भी अब करने वाला था। इसी वजह से उसने अपने घर को रेनोवेट करवाने का सोचा। उसके घर के आसपास का माहौल थोड़ा बताना इस घटना के लिए ज़रूरी है। उसका जो घर है उसके आसपास में कुल मिला के 5 बिल्डिंग है और ये सारी बिल्डिंग एक दीवार की बाउंड्री से घिरी हुई है, जिसमें कुल मिला के 2 गेट हैं, एक सबसे लेफ़्ट में, एक सबसे राइट में। इनमें से एक गेट एंट्री के लिए है और दूसरा एग्ज़िट के लिए। ये बाकायदा उन गेटों पर लिखा भी हुआ है। दोनों ही गेट्स पर एक एक वॉचमैन रहते हैं, जो कि उस जगह की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जगदीश का घर वहाँ से तीसरी बिल्डिंग में था और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। अब जो पेंटिंग अब तक उसके किचन में लगी हुई थी, उसने उस पेंटिंग को निकलवा कर अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, ताकि वो जब भी सुबह उठे तो अपने गुरुजी की फ़ोटो को देख सके। कॉलेज के बाद से हम लोगों की ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट मैं थोड़ा हैरान था जब एक दिन अचानक से ही शनिवार के दिन मुझे उसकी कॉल आई। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है जिसमें शायद मेरा इंटरेस्ट हो। उसे पता था मेरी भूत प्रेत वाली बातों के बारे में। लंच के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। जगदीश मुझे सीधा खींचते हुए अपने बेडरूम में लेकर गया। मैं उस वक्त पर बिना किसी तैयारी के वहाँ पर गया था, बट जैसे ही मैं उस रूम में घुसा, मेरे माइंड में एकदम से काफ़ी ज़्यादा अजीब से ख्याल आने लगे। मानो रूम के अंदर प्रवेश करने के कुछ सेकंड्स तक तो मैं हिप्नोटाइज सा हो गया था। तब मैंने उसके गुरुजी की वो फ़ोटो फ्रेम देखी। वो फ्रेम बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी थी और उसमें कई जगह पर टेप लगी हुई थी। एकदम से ही मैं मानो शांत सा हो गया और सोचने लगा। मेरे माइंड में एक बंदे का ख्याल आया। सुभाष, ये कॉलेज का एक लड़का था जो कि अक्सर मेरे साथ मेरे इन अजीब से एक्सपेरिमेंट्स में मेरी मदद करता था, जो कि फ़िलहाल अभी एक चाय पत्ती की कंपनी में सेल्स हेड था। मैंने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया और जगदीश से पूछा, आखिर चिंता की बात क्या है और प्रॉब्लम क्या है। तब उसने जो कहानी बताई वो सुनने में शायद आपको भी थोड़ी अजीब लगेगी, बट वेट करिएगा पूरी बात जानने के लिए। हर सुबह वो नहाने के बाद
अपने उन गुरुजी की फ़ोटो के आगे बैठकर पूजा करता है। 10 मिनट तक वो वहीं बैठ के ध्यान लगाता है और उसके बाद 20 मिनट एक धार्मिक किताब को पढ़ता है जो कि उसके गुरुजी की ही थी। बट चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई उसके रेनोवेशन के बाद। रेनोवेशन के तीसरे दिन जब वो वहाँ बैठकर पूजा कर रहा था, उस टाइम पर वो फ्रेम आगे की तरफ इस तरीके से गिरी कि किसी ने ज़ोर से पीछे से उसे धक्का दिया हो। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि उस फ्रेम में एक मजबूत सा बैक स्टैंड था और वो पीछे की तरफ झुकी हुई लगी थी, यानी कि उसे गिराने के लिए उसे आगे की तरफ धकेलना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ उसने अपनी आंखों से होते हुए देखी। अब जो कंक्लूजन सबसे पहले निकला वो ये कि रेनोवेशन के बाद जब से उस फोटो की लोकेशन बदली, हो सकता है तब से कुछ ऐसा हुआ हो। ये चीज़ हर रोज़ होने लगी। जगदीश ने सबसे पहले तो इस चीज़ को ऐसे वे में नहीं सोचा था, बट कंटिन्यूसली जब ये सब होता रहा तो उसका माइंड इन सब चीज़ों की तरफ भी गया। उसने इंटरनेट पर भी इस बारे में पढ़ने की कोशिश करी, बट उसे इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। बट फिर एक दिन उसने उस फ्रेम को वापस किचन में रख दिया जहाँ पर वो पहले थी। और तब अजीब बात थी कि उस दिन के बाद से वो फ्रेम गिरना वापस बंद हो गई। 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद जैसे ही उसने वापस उस फ्रेम को बेडरूम में शिफ्ट करा, फिर से वही शुरू हो गया। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और वो इसकी वजह जानना चाहता था। इस सब में हुआ ये कि उस फ्रेम की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसके घर से मैं वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ा, उस टाइम पर मेरे मन में एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल तो ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात मेरे इन कारणों के पीछे वो ये कि उसके घर में एक अलग ही डार्क एनर्जी में फील कर पा रहा था, ख़ासतौर पर उसके बेडरूम में। इसके अलावा वो जो फ्रेम गिरती थी वो दिन में अलग अलग टाइम पर गिरती थी, मानो किसी दिन सुबह 7:30 बजे और कभी कभी तो दोपहर 12 बजे भी। तब मैं सुभाष के बारे में सोचने लगा कि क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों बट मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद वो इस मामले में कुछ हेल्प कर सकता है। हालांकि वो कोई खास ऐसा स्किल नहीं रखता, ना ही वो आत्माओं के प्रति उतना सेंसिटिव है, बट वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। शायद ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं, या फिर मुझे इसका जवाब कभी मिलता ही नहीं। और इसका कारण था सिर्फ एक इत्तेफाक, एक अजीब सा इत्तेफाक जो कि उस दिन मेरे साथ हुआ। जब मैं जगदीश के यहाँ से वापस आया तो मैं अपनी कुछ बुक्स उसके घर पर ही छोड़ आया, और वो बुक्स मैंने अपने बॉस से ली थी, बोरो करी थी। और बिना उन बुक्स को लिए मैं ऑफिस नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे वो वापस करनी थी। इसीलिए मैंने मंडे मॉर्निंग को जगदीश को कॉल करा और उससे बोला कि मैं उसके घर पे सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वहाँ से हम दोनों साथ में चल देंगे और वो मुझे ऑफिस छोड़ देगा। उस दिन कुछ और भी अजीब से इत्तेफाक हुए, जैसे कि उस दिन मैं सुबह से उठने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था, मानो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी पूजा वगैरह करी। उसके बाद जो दूसरा इत्तेफाक था वो ये कि जब मैं उसकी सोसाइटी के पास पहुंचा तब मैं एंट्री की जगह एग्जिट से वहाँ पर अंदर गया। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। और मज़े की बात थी कि वहाँ पर उस टाइम पर गार्ड भी नहीं था। जब मैं उसके घर के पास तक पहुँचने वाला था तब तक मैं कुछ बिल्डिंग्स, कुछ कार्स और कुछ आसपास से निकलने वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अजीब से ख्याल आ रहे थे, और जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा तभी मुझे वो आवाज़ आई। कुछ ही सेकंड बाद जब मैं उसके घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा ये आवाज़ थी उसकी उस फ्रेम की गिरने की। पहले मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो गया था इस बार। हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को दिखाने नहीं दिया, हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को शो नहीं करा। एक बार जब मैं ऑफिस चला गया तो मैंने अपना वो अर्जेंट काम कर लिया, और उसके बाद मैंने अपने बॉस से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा करके मैं वहाँ से वापस घर के लिए निकल गया।
तब मुझे पता लग गया था कि मैंने कुछ ना कुछ तो नोटिस करा है, बट उस चीज़ को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधा घर आया और अब मैं सीधा आकर सो गया। 1 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा तो तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी ऐसी चीज़ से टकराया था उस फ्रेम के गिरने से पहले, जो कि इस केस में एक मेजर पॉइंट था। और तब मेरे दिमाग में मानो एक छोटा सा धमाका हुआ और मेरे दिमाग में सारी बातें आने लगी। हो सकता है सुनने में आपको ये काफ़ी अजीब लग रहा हो, बट एक एक करके मेरे दिमाग में उन लोगों के चेहरे आने लगे जिन्हें मैंने तब देखा था जब मैं जगदीश के घर की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सोसाइटी के अंदर। तब मैंने एक आदमी को देखा था, एक आदमी जिसकी उम्र शायद 45-50 साल की रही होगी। काफ़ी पतला सा था वो। बाकी मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ तो नहीं आया, बट एक चीज़ जो मेरे मन में आई वो ये कि वो इंसान ठीक नहीं था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। और तब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, वो ये कि मेरे दिमाग में एकदम से सुभाष का नाम कैसे आया था। अगले दिन मैं और सुभाष दोनों ही जगदीश की सोसाइटी के एग्जिट वाले साइड पर चले गए। हमें नहीं पता था हम किस टाइम पर उसे देख पाएंगे। इस एक छोटी सी चीज़ से हमारी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो कि शुरू तो आराम से हुई और उसकी जांच भी हमने आराम से करी, बट इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ को, सबसे ज़्यादा खतरनाक शक्ति का सामना करा अपनी लाइफ में। मुझे पता था वो जो भी इंसान था वो सही नहीं था। उस दिन मुझे हर एक बंदे का चेहरा याद था जो कि मेरे सामने से निकला, बट उसका चेहरा मुझे एक अजीब ही तरीके से याद था। हम वहाँ पर एक चाय की दुकान पर बैठे रहे और इस बात का भी हमने ख्याल रखा कि जगदीश हमें वहाँ पर ना देखे। लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास हम लोग थक कर चाय पीने वाले थे और तभी वो आया। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग गया। मैंने उसे इस बार तुरंत पहचान लिया और उसके आसपास मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। इस टाइम पर मुझे समझ में आ गया था कि उसका चेहरा मेरे दिमाग में इतना धुंधला होकर क्यों आ रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि जगदीश के घर पर क्या हो रहा था। दरअसल जगदीश कई सालों से अपने गुरुजी का भक्त था और उसकी पेंटिंग वो भी उसके साथ काफ़ी समय से थी। इसी वजह से उस पेंटिंग में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। अब जगदीश का जो बेडरूम था वो रोड के जस्ट पीछे वाली साइड पर था। यही कारण था कि जब वो बंदा उसके घर के सामने से निकलता था तब वो दोनों ही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में टकराती थी और अंत में हमेशा वो गुरुजी वाली फ़ोटो फ्रेम इसलिए गिर जाती थी क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज़ तब होना बंद हो जाती थी जब वो अपनी फ्रेम को किचन में रखता था, क्योंकि किचन उसके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड था, बिल्कुल रोड की दूसरी तरफ, जहाँ पर इन एनर्जीज़ का क्लैश नहीं होता था। पर तब तक बस ये ख्याल था जो कि मेरे मन में आया था। अब क्योंकि सुभाष भी मेरे साथ था तो मैंने सोचा इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हम सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और उससे उस आदमी के बारे में पूछा। सुभाष ने बहाना बना दिया कि हम वहाँ पर फ्लैट देखने आए हैं और आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। हमें पता लगा कि उस आदमी का नाम अविनाश था और वो 2nd फ्लोर पर रहता था 5वीं बिल्डिंग में। हम जब वहाँ गए तो उसका दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए हमने आसपास के लोगों से भी, उसके पड़ोसियों से भी पूछा और तब हमें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बातें पता लगी। वो आदमी वहाँ पर बस 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ था और ये वही टाइम था जिस टाइम पर जगदीश के घर में वो फ्रेम गिरना स्टार्ट हुई थी। लास्ट मंथ जो फैमिली वहाँ पर रहती थी उनके छोटे बेटे का एक बाइक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके सामने जो फैमिली रहती थी वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई क्योंकि एकदम से ही उनके बिज़नेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो तीसरा आदमी वहाँ पर पास में ही रहता था उसके दूसरे पड़ोस के घर में, वो एक बैंक में काम करता था और तभी उसे एकदम से बैंक से रिज़ाइन देना पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत था और इतना गलत जो कि भरी दोपहरी में सबके सामने था, बट किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था।
सुभाष ने बोला कि हमें हाउस ओनर से बात करनी चाहिए और उसे यहाँ से हटवाने के लिए बोलना चाहिए, बट मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अगले शनिवार तक वेट करा और कुछ तैयारियां भी करी। इस बार मैं अपनी बाइक को जगदीश के घर के पास ले गया। मुझे पक्का नहीं पता था कि अविनाश मुझे दिखेगा या नहीं, बट वो मुझे दिखा लगभग सुबह के 8:15 बजे के आसपास। वो लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ा और उसके बाद आगे चलने लगा। उसका पीछा करने से पहले मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, बट फिर मैं उसके पीछे गया। आगे जाके वो फिर से मुड़ा और एक पार्क में चला गया। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाया और फिर मैं उसके पीछे अंदर पार्क में गया। अगले 2 घंटे में मेरा सर उसने घुमा दिया था। ये काफ़ी बड़ा पार्क था और वो उस पार्क में बस इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देख रहा है फिर ढूंढ रहा है, बट ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, बल्कि पूरे पार्क में ही। वो बार बार इधर से उधर जाता और फिर कहीं झाड़ियों में देखने लगता, कभी पेड़ के ऊपर देखने लगता और कभी उस जगह पर जहाँ बच्चे खेल रहे होते। लगभग सुबह के 11:30 बजे के आसपास वो एक ऑटो वाले के पास गया और उस ऑटो में बैठ गया। इसके बाद वो उस ऑटो में लगभग अगले 45 मिनट तक चलता रहा और मैं उसके पीछे। अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि मेन सिटी से हल्की सी बाहर थी और वहाँ पर ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। जो वहाँ पर थी वो थोड़ी बहुत फैक्ट्री थी और बाकी एरिया में जंगल और ऐसे पेड़ पौधे से थे। वो ऑटो से बाहर निकला और उसके बाद वो उन झाड़ियों में, उन जंगल में कहीं अंदर चला गया। इस बार मैं उसके पीछे नहीं गया। मुझे पता था कि वहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो वहीं से बाहर आएगा, और अगर मैं उसके पीछे गया भी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। आप मानेंगे नहीं, अब वो वहाँ से सीधा शाम के 4:30 बजे बाहर आया, और तब वो जब आया तब उसके पूरे फेस पर, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी, कई सारी पत्तियाँ लगी हुई थी, मानो वो ज़मीन पर लेट कर कुछ कर रहा था। उसने झाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपने आप को थोड़ा साफ करा और उसके बाद पास ही के ऑटो स्टैंड के पास जाने लगा। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा और 5:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच चुका था और मैं भी उसके पीछे पीछे। इस टाइम पर मुझे पता लग गया था कि वो कुछ अलग ही कर रहा है, और तब पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने ऐसा करा जिसके बारे में मैं आज भी नहीं सोच सकता। शायद उसने मेरे को नोटिस कर लिया था या फिर पता नहीं, हो सकता है उसको मेरे पीछे आने से फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसे पता था शायद कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि वो क्या कर रहा है, बट मैंने कुछ ऐसा करा जो कि मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं सीधा उसके दरवाजे पर गया और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, मेरी तरफ देखा और 350 रुपये उसने मेरे हाथ की तरफ बढ़ाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर मैंने उसे धक्का दिया और वो क्योंकि पतला था इसलिए वो सीधा पीछे की तरफ चला गया। और तब मैं उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था और इवन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कुछ बड़बड़ा रहा था दूध के पैसों के बारे में। शायद उसने मुझे दूध वाला समझा था, बट मेरा ध्यान पूरी तरीके से उसके घर के अंदर था। उसके यहाँ पर एक सोफ़ा था जिस पर एक तकिया रखा हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर एक मैट्रेस थी जो कि बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से ना धुली हो। उसके किचन में कहीं पर भी फ्रिज नहीं था, बट वहाँ पर कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी, खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे फटे हुए बिस्किट के पैकेट थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ कांच के जार में पानी रखा हुआ था और वो जार इतने गंदे थे कि उन्हें देख कर भी मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। उसके दोनों कमरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ पर सफाई ना हुई हो। फाइनली मैं उसके घर के आखिरी रूम में जाने लगा, जो कि शायद उसका बेडरूम था। और तब जो हुआ उसे सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। मैं कभी भी इस बारे में नहीं बोल सकता कि वो रूम खाली था, बट वहाँ पर जो कुछ भी था उस चीज़ ने मुझे बुरी तरीके से डरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि जब मैं उसकी तरफ देख रहा था उस रूम के अंदर, तब भी वो मुझे घूर रही थी। मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर जो कुछ भी था वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पर हूँ, और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो जो कुछ भी है वो हमारी दुनिया का नहीं है, और वो जहाँ से आया है किसी चीज़ को पाने के लिए आया है।
अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा कर मैं वहाँ पर अंदर की ओर जाने लगा। और तब वो जो चीज़ भी थी उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस वो शायद मुझे घूर रहा था और ये सब मैं फील कर पा रहा था। और तब एकदम से ही मेरे मन में मानो एक जगह की झलक दिखी। वो जो कुछ भी था उसकी कोई इच्छा थी, कुछ चाहता था वो। मैं अविनाश था और मेरे सामने एक छोटी बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। और तब मुझे पता चला कि वो बिल्ली नहीं थी, वो घुर्राने लगी, उसे कुछ चाहिए था। और तब मुझे एक बदबू आई, बदबू किसी चीज़ के सड़ने की, ऐसी बदबू जो कि किसी चीज़ के मरने के कई दिनों बाद उसके सड़ने पर आती है। वो बिल्ली मेरे चारों तरफ अपने आप को जकड़ने लगी। मैं ना तो धरती पर था और ना ही नर्क में, ये कोई और ही जगह थी, हमारी पृथ्वी से अलग। वो चीज़ हिल रही थी, अपने आकार को बदल रही थी। उसका कोई रंग नहीं था, उसका शरीर एकदम खाली था। तब मुझे समझ आया कि वो और कुछ नहीं बल्कि मैं खुद था, किसी और फॉर्म में। मेरे उल्टे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और तब एकदम से ही मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं भागा और उस रूम से बाहर निकला। अविनाश आराम से सोफे पर लेटा हुआ था, बस उसका हाथ ऊपर आसमान की तरफ हिल रहा था और मानो वो कुछ फिक्स जेस्चर्स यूज कर रहा हो। मैंने उसे धक्का दिया और उस पर जोर से चिल्लाया कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, बट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस मुझे घूर रहा था। तब मैं उसके घर की सीढ़ियों से सीधा भागते हुए बाहर आया और सीधा अपनी बाइक के पास आया। उस टाइम पर वॉचमैन मेरे पास भागते हुए आया और उसने मुझे बताया कि मेरे हाथ में से खून निकल रहा है। मुझे अब तक दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, बट जब मैंने देखा तो जख्म काफ़ी गहरा था और मेरा काफ़ी खून बह रहा था। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर जाकर अपनी पट्टी करवाने लगा। जब मैं पट्टी करवा रहा था तो डॉक्टर मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था डॉक्टर ने कहा कि अगर जख्म नहीं भरा तो मेरे पास वापस आना और जो भी जानवर तुम्हारे पास है उससे दूर रहो। जब मैं एक बार अपने घर आ गया तो मैं इस बारे में सोचने लगा। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे समझ आई वो ये कि उस रूम में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। अविनाश जो 350 रुपये मुझे देने वाला था वो शायद दूध के लिए, इसका मतलब वो शायद हर हफ्ते दूध लेता था और हर हफ्ते यानी कि लगभग 3.5 लीटर के आसपास दूध। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और खाता भी था। जब वो सोफे पर लेटकर अपने हाथ आसमान में उठाकर कुछ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े से जानवर को पकड़ रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो। उसकी 2 उंगलियां वहाँ पर नहीं थी, यानी कि वो कटी हुई थी। बस इसके बाद बताने लायक कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को अपनी सक्सेस नहीं मानता क्योंकि मैंने इस घटना के बारे में ज़्यादा छानबीन और करी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद मैंने अब वहाँ जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जगदीश की कॉल मुझे अब भी आती, बट मैं उसका जवाब नहीं देता और बहाना बता देता कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। बट कुछ समय के बाद जब मैं फाइनली वहाँ पर गया तो मुझे पता लगा कि अविनाश वहाँ से जा चुका है। सबसे अजीब बात, वो वहाँ से रातों रात ही गायब हो गया। उसने किसी को भी नहीं बताया अपने जाने के बारे में। एक ही चीज़ जो कि मैं गेस कर पाता हूँ वो ये कि अविनाश कुछ तो वहाँ पर कर रहा था। हालांकि उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था, बट वो कुछ तो कर रहा था, कुछ बड़ा। और ये इस बात से ही साबित होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जगदीश के गुरुजी वाली फ़ोटो को भी आराम से गिरा दिया था, वो भी एक बार नहीं, हर दिन। मुझे नहीं पता कि आखिर उस रूम में क्या था जो कि छुपा हुआ था, जिसके सामने जाकर भी मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे बस इतना पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शैतानी चीज़ थी। अविनाश वहाँ से रातों रात क्यों चला गया, ये एक रहस्य की बात ही है। इसके बाद ओनर ने जब उसके घर को खोला तो वहाँ पर ज़मीन पर लगभग 20,000 रुपये थे जो कि इधर उधर पड़े हुए थे। काफ़ी गंदी गंदी मैट्रेस
और काफ़ी गंदी हालत में पूरा घर। इसके अलावा कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। बाकी पूरा घर बिल्कुल खाली था। ये घटना पूरी क्या थी, क्यों थी, इसको मैं आज भी समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ जगह अपने आप में एक रहस्य होती है। कोई नहीं जानता उस जगह पर कौन सी घटना घटी थी या आगे कौन सी घटने वाली है। शंभू की माँ की तबीयत खराब होने के कारण शंभू अपनी माँ को देखने अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे। बस अपने समय से आधा घंटा लेट थी। कुछ ही देर में बस आ जाती है। शंभू भी अपने गांव मानकगढ़ के लिए बस में बैठ जाता है। शहर से गांव पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। इसीलिए शंभू कुछ देर आराम करने के लिए अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। कुछ ही देर में कब उसे नींद लगती है उसे ही पता नहीं लगता और वो सो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद बस एक झटके के साथ रुकती है और बस में शोरगुल शुरू हो जाता है। शंभू को भी आसपास लोगों की बातचीत से पता चलता है कि बस खराब हो चुकी है। पर रात की बात थी कि कुछ ही दूरी पर एक ढाबा था जहां लोग रुककर आराम कर सकते हैं। बस वाले ने भी कहा अगली बस अब सुबह ही मिलेगी, तो सभी लोग उतर के ढाबे की तरफ चले जाएं। शंभू को तो जल्दी से गांव पहुंचना था और यही कारण था कि वो ढाबे पर नहीं गया और आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि कोई ना कोई वाहन मिल जाएगा तो लिफ्ट लेकर आगे चला जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लाइट के खंभे के मध्यम रोशनी में एक बस स्टैंड दिखा। शंभू तेज कदमी से उस बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि बस स्टैंड बहुत ही पुराना और वहां पर एक पत्थर की कुर्सी रखी हुई थी जो कि कुछ टूटी भी हुई थी। वो कुछ सोचता कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा तो उसने स्क्रीन पर देखा कि उसके छोटे भाई ने कॉल करा है। वो कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है तो उसका छोटा भाई पूछता है कि कहाँ पहुँचे आप और घर कब तक आओगे। शंभू ने बोला कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता हूं। माँ तो ठीक है ना। शंभू अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं बोला। शंभू के भाई ने कहा कि माँ अभी तो ठीक है, बार बार बस तुमसे मिलने को कहती है, बड़ी मुश्किल से सोई है, आप जल्दी से पहुंचने की कोशिश करो। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर शंभू कॉल कट कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि बस तो खराब हो चुकी है, तो अब घर कैसे पहुंचूंगा। तभी उसे दूर से किसी वाहन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जैसे वो गाड़ी पास आती है तो देखता है कि एक बस है और वो थोड़ी पुरानी सी लग रही है। पर शंभू की नज़र उसकी तख्ती पर जाती है जिस पर कि शंभू के गांव के पास वाले शहर का नाम लिखा होता है। शंभू हाथ हिलाकर बस रोकता है और ड्राइवर से पूछता है कि बस मानकगढ़ जाएगी क्या। तो बस वाला हाँ में सर हिला देता है। शंभू बस में चढ़ जाता है और बस का दरवाज़ा बंद होता है। पर अजीब बात थी कि शंभू को बस के बाहर जितनी गर्मी लग रही थी, अंदर उतनी ही ठंड का एहसास हो रहा था उसे। शंभू सीट पर बैठने के लिए अपनी नज़र दौड़ाता है तो उसे बस की आखिर में सीट दिखती है और वहाँ जाते जाते सीट पर बैठे लोगों को वो देखता है तो उसे काफ़ी अजीब बात दिखती है। वो ये कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हुए थे। शंभू ने भी सोचा शायद रात का वक्त है इसलिए बस में इतनी खामोशी छाई हुई है। ज़्यादा सोचे बिना अपनी सीट पर जाकर वो बैठ जाता है। तभी उसके पास बस का कंडक्टर आता है। शंभू टिकट लेकर अपने पर्स में रख लेता है और थोड़ा आराम करने की सोचता है। बस भी अब अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और बस में एकदम से बस की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। शंभू को लगता है कि बस शायद थोड़ी पुरानी है, इस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। रात के 2 बज रहे थे और शंभू को नींद आने लगती है। वैसे भी 2-3 घंटे में गांव आने ही वाला है। यही सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। लगभग 1 घंटे के बाद शंभू को बस में झटके महसूस होते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे लगता है रास्ते में शायद छोटे मोटे गड्ढे होंगे जिस कारण बस में झटके लग रहे हैं, लेकिन फिर वो
बाहर देखता है तो हल्की रोशनी में उसे दिखता है कि बस किसी हाईवे या सड़क पर नहीं, बल्कि वो तो पेड़ों से घिरे घने जंगल के कच्चे रास्तों पर थी, जहां ड्राइवर बहुत ही रफ्तार से बस दौड़ा रहा था। शंभू अपनी सीट पर बैठे बैठे ही ड्राइवर से बोलता है कि ये बस जंगल में कहाँ ले जा रहे हो, कोई सड़क नहीं लगती है तो। बोलते बोलते ही शंभू को एक जोरदार धक्का लगता है तो सीट से गिरने से बचता है। वो देखता है कि उसके आसपास के लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। सभी बस पत्थर की मूर्ति की तरह शांत बैठे हुए हैं। शंभू अपनी सीट पकड़कर अपनी जगह से उठकर ड्राइवर तक जाने की कोशिश करता है और वो एक एक कर सभी सीट को पकड़कर आगे बढ़ता है। वो सभी को देखते हुए आगे बढ़ रहा था और सभी से कह भी रहा था कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, पर कोई भी शंभू की बात का जवाब नहीं दे रहा था। बस सभी अपने चेहरे पर एक सर्द मुस्कान लिए शंभू को एकटक देख रहे थे, जैसे किसी को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शंभू ड्राइवर के पास वाली सीट को पकड़कर बस में बैठे सभी लोगों से बोलता है, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या आप सभी लोगों को मरना है क्या? फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता और उसी समय बस की लाइट एक बार फिर से जलती और बुझती है और तब शंभू को सभी के चेहरे साफ दिखाई देते हैं और उन सभी के चेहरे जल इकट्ठे होते हैं। उन सभी को देखकर वो घबरा जाता है। शंभू बस ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम और ये बस इस जंगल में कहाँ जा रही है? तभी बस का ड्राइवर अपना सर घुमाकर शंभू से सर्द आवाज में बोला, अरे साहब, वहीं जा रही है जहां रोज जाती है, आप ही गलत बस में चढ़ गए। ड्राइवर और कुछ कहता, शंभू तो उसे इस तरह बोलता देखकर ही बस के फर्श पर गिर पड़ा। उस ड्राइवर का पूरा शरीर नहीं, सिर्फ सर घूम गया था शंभू की तरफ। शंभू अपने आप को संभल कर जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और बस में बैठे सभी लोग अपनी सीट से उठकर उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शंभू उन सभी से डरते घबराते हुए बोलता है, कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं। शंभू की बात पूरी होती उससे पहले ही वो बस ड्राइवर, जिसका सर अभी भी शंभू की तरफ घूमा हुआ था, वो तेजी से बस दौड़ाया जा रहा था और एक बार फिर से वो बोलता है, नहीं तो आप क्या कर लोगे? शंभू घबराते हुए थोड़ी हिम्मत बटोर कर बोला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर किसी को शंभू की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वे सभी उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। शंभू समझ गया था कि वो फंस चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है, वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तभी उसे वो लोग जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो रुकते हुए दिखाई देते हैं। उन सभी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो शंभू को और डरा रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और तभी शंभू के मन में न जाने क्या आता है। वो पीछे मुड़कर बस ड्राइवर की तरफ देखता है और पाता है कि बस एक खाई की तरफ जा रही थी। सभी लोगों के साथ वो बस का ड्राइवर भी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन ये हंसी शंभू को मौत की गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। शंभू आगे कुछ कहता या करता, वो बस के साथ खाई में गिरने लगता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं। तभी शंभू को एकदम से अपने चेहरे पर नमी महसूस होती है और वो जैसे एकदम से बेहोशी से जागता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने दो अनजान व्यक्तियों को खड़ा पाता है और उन दोनों में से एक के हाथ में पानी की बोतल थी और वो उससे बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं पास ही के ढाबे वाला रामू और मेरे साथ ही छोटू, हम दोनों यहाँ से अपने ढाबे जाने के लिए गुजर रहे थे तो तुम यहाँ आंख बंद करे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नहीं नहीं, तो हमने तुम पर थोड़ा पानी छिड़का, तब जाकर तुम होश में आए। तभी डरा घबराया हुआ सा शंभू बोला, मैं उस खाई में उस बस के साथ। वो बस कहाँ है? कौन सी बस और खाई? ये क्या बोल रहे हो? यहाँ कोई बस नहीं आती, ये रास्ता तो सालों से बंद है। नहीं, मैं कल रात यहाँ इसी रास्ते पे आई बस में चढ़ा था और फिर वो बस एक जंगल में चली गई और एक खाई में गिर गई। ये एक बस स्टैंड है, यहाँ बस नहीं आएगी क्या भला?
तभी ढाबे वाले के साथ खड़ा छोटू बोला, अरे साहब, यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। 12 बजे के बाद अतृप्त आत्माएं यहाँ घूमती हैं। सालों से बंद है ये रास्ता, सारी बसें दूसरे रास्ते से जाती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अब ये तो आपके मानने या ना मानने पर है। अगर ऐसा है तो कल रात जो आपको बस मिली थी जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या वो भी एक वहम या झूठ है? तभी वो ढाबे वाला रामू बोला, चुप कर छोटू, साहब ने कहा ना कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, बस कर। और साहब, आप हमारे ढाबे पर चलकर थोड़ा आराम करो। बताओ आपको कहाँ जाना है? वो मुझे मानकगढ़ जाना है। अरे साहब, थोड़ी देर में बस आने वाली होगी। रोज़ सुबह 6 बजे निकलती है मेरे ढाबे के पास से, 15 मिनट में बस आती होगी। तब तक आप हमारे ढाबे पर चलकर आराम कर लो। शम्भू ने सोचा शायद जो कुछ उसके साथ हुआ वो बस एक वहम था और वो वहाँ से ढाबे वाले के साथ उसके ढाबे पर चला आता है। उसके साथ कल रात खराब हुई बस से जो यात्री उतरे थे वो सब भी अभी वहीं बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद शंभू के गांव जाने वाली बस वहां पर आ जाती है। वो सभी के साथ 6 बजे वाली बस में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या उस ढाबे पर काम करने वाले उस लड़के की बात सच थी? सच में इस बस स्टैंड पर भूत प्रेत का साया है। ये सब सोच ही रहा था वो कि बस का कंडक्टर उसकी सीट के पास आता है और शंभू टिकट लेने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालता है। तभी उसके हाथ में पैसों के साथ एक टिकट निकलता है। उस टिकट को देखकर शंभू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही टिकट था जो कल रात उसने उस बस के अंदर लिया था जो खाई के अंदर गिरी थी। शंभू उस टिकट को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कल रात जो उसके साथ हुआ वो सच था या वहम। अगर वो उसका वहम था तो वो टिकट उसके पास कैसे थी? अगर सच था तो उस खाई में गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है? और वे लोग कौन थे जो उस बस के अंदर थे? इन्हीं सब सवालों और उलझनों के साथ शंभू अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। आपको क्या लगता है, शंभू के साथ जो घटना हुई वो सच थी या फिर बस एक वहम? अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि इसे आप लाइक कर दो। और हाँ, प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाली बात भी याद रखना। और ऐसा मत करना कि अनसब्सक्राइब कर दो बट सब्सक्राइब करो ही ना। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।